Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fifth lecture of this beautiful chapter, Electrostatic Potential and Capacitance. चलिए बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक बड़ी खास बात है और वो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स या फिर वोल्टेजेस को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके जो है हम लोग शो करते थे। ठीक है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग सिंस द टू कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड। दोनों तो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही है ना बताने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है। क्लियर है, ये आइसोलेटेड है और इसकी वजह से फील्ड लाइन कैसी है हमें पता है कि वो रेडियली आउटवर्ड है। क्लियर है बात। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो वो रेडियली इनवर्ड होती है ना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या यूज करा है, वी हैव यूज्ड रेड एरोज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, एंड वी यूज ब्लैक लाइंस टू रिप्रेजेंट प्लेसेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने इस तरीके से रेड और ब्लैक का यूज करा है ताकि हम लोग शो कर सकें। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो किस तरीके का आता है, के क्यू अपॉन आर जैसा आता है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि किसी आर पर क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो सेम आएगा चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसे सरफेसेस को हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ऑब्वियसली ये सरफेस जो है वो 3 डायमेंशन में होगी। ठीक है, और अगर हम लोग 2D में देख रहे हैं तो हम लोग इसे क्या कह देंगे, इक्वी पोटेंशियल लाइंस कह देंगे। क्लियर है, तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब हम लोग जानते हैं कि वो क्या हो गया, एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसी लाइन जिसमें पोटेंशियल हर जगह क्या रहे, सेम रहे। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर 3 डायमेंशन में देखें तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और 2 डायमेंशन में अगर देखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो सर्कल बन जाएगा। क्लियर है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस। है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 2 डायमेंशन में शो करा गया है इक्विपोटेंशियल लाइंस वो कैसी हैं, सर्कुलर है और फील्ड रेडियल है। इस वजह से हमेशा ये दोनों के बीच में कैसा एंगल रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल जो है वो सेम रहती है इक्विपोटेंशियल लाइन पे। इसका मतलब ये हो गया कि नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज एनीवेयर along one of these lines. Clear है, work is needed to move a charge from one equipotential line to another, क्योंकि दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो अगर आप सिर्फ उसे उसी इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग मूव करना चाह रहे हैं तो कोई भी वर्क की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एवरी केस। ठीक है, तो वही चीजें देखिए बच्चों यहां मेंशन्ड है कि इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल उस केस में 0 आएगा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं वर्क डन बराबर होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन बाय द फील्ड है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो वही चीजें देखिए बच्चों यहां मेंशन्ड है कि इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल उस केस में 0 आएगा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं वर्क डन बराबर होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन बाय द फील्ड है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड तो उसके ऊपर कोई भी वर्क कर ही नहीं रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है इस केस में डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर ही बात। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्क डन बाय द फील्ड इस केस में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल लाइन है तो उसके अलॉन्ग जो है फील्ड कोई भी वर्क नहीं करती है। इसलिए आप बड़े आराम से किसी भी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग मूव करवा सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अगेंस्ट आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग ले रहे हैं कैसे डाइपोल को,
तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं शॉर्ट डाइपोल को। शॉर्ट डाइपोल लेने का मतलब क्या हो गया कि ये जो R है इट इज मच मच ग्रेटर देन D। ठीक है, चलिए बच्चों, तो जैसा आप डायग्राम नंबर बी में देख पा रहे हैं, यहाँ जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है, जिस वजह से हमारे को ऐसा लगेगा कि प्लस Q से निकलने वाली जो लाइन है P तक पहुंचने वाली और माइनस Q से जो P तक लाइन जा रही है वो दोनों ऑलमोस्ट कैसी नजर आएंगी, अपने को पैरेलल नजर आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा होने की वजह से ये वाले एंगल को भी हम लोग ऑलमोस्ट थीटा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं KQ अपॉन R पॉजिटिव हो जाएगा प्लस K माइनस Q अपॉन R नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, अगर आप थोड़ा केयरफुली यहाँ पर देखें तो आप समझ पाएंगे कि R नेगेटिव और R पॉजिटिव में जो फर्क है वो बेसिकली कितने का है, तो वो ये वाली लेंथ का है, और ये वाली लेंथ हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि कितनी हो जाएगी, D cos थीटा हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव Q और O के बीच की दूरी तो D/2 है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इन दोनों के जो बीच का गैप होगा वो कितने के बराबर आएगा, तो वो बराबर आ जाएगा D/2 cos थीटा के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो हम लोग यहाँ पर और क्या समझ पा रहे हैं कि जो O और P के बीच की दूरी है जो कि यहाँ पर R से शो की गई है, और माइनस Q और P के बीच की दूरी है, तो इनके बीच में जो फर्क आएगा वो कितने का आएगा, तो ये आ जाएगा D/2 cos थीटा का। तो इस वजह से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो R पॉजिटिव है उसकी वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, R माइनस D/2 cos थीटा, और R नेगेटिव को क्या लिखा जा सकता है, R प्लस D/2 cos थीटा। तो इस तरीके से VP बराबर कितना आ जाएगा, तो VP बराबर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस D/2 cos थीटा प्लस K माइनस Q अपॉन R प्लस D/2 cos थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, एलसीएम सबसे पहले ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा, इधर KQ कॉमन आ गया और इधर क्या आ जाएगा, R प्लस D/2 cos थीटा, और इधर आ जाएगा माइनस R प्लस D/2 cos थीटा। क्लियर है ये बात? तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि R तो कट गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, KQ D/2 cos थीटा का डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा KQ इंटू D cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा D स्क्वायर अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा VP आ गया। अब देखिए बच्चों, यहां पर Q इंटू D को लिखा जा सकता है किसके बराबर, Q इंटू D को लिखा जा सकता है डाइपोल मोमेंट के बराबर, दैट इज P, और साथ ही साथ यहाँ पर R स्क्वायर जो है वो D स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा के सामने बहुत बड़ा है, तो इस वाले टर्म को जो है हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस फॉर डाइपोल, है ना, टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस का मतलब क्या होता है, डाइपोल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है इन्हें ड्रॉ किया गया है बाय मेकिंग देम परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज के, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज के करीब सरफेस आपको नजर आ रही है तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? और सबसे कम कहां पर होगा पोटेंशियल, तो नेगेटिव चार्ज के करीब। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखना चाह रहे हैं। वैसे तो ये हमने पहले भी देख रखा है, पर अब चूंकि हमें पोटेंशियल निकालना आ चुका है किसी पॉइंट P पे, तो उसकी मदद से हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, P पॉइंट पे जो फील्ड है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक रेडियल कंपोनेंट और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर अपने को ER चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमें ER चाहिए तो हमें ये रेडियल डायरेक्शन में देखना होगा कि किस रेट से पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रेडियल डायरेक्शन में फील्ड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस dV/dr, जिसे और बेहतर तरीके से क्या लिखा जा सकता है, माइनस del V/del r, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो
इस पर्टिकुलर रेडियल डायरेक्शन में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट डाइपोल के लिए v का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वो जाता है kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है वो अपने को ये रिमाइंड करा रहा है कि अपने को थीटा को यहाँ पर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है ना। जब ER निकाल रहे हैं तो थीटा को अपने को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हम लोग रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां से देखिए बच्चों, अपने पास ER जो है वो कितना आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस KP cos थीटा, यहां तक तो कांस्टेंट है। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन आर की पावर 3। क्लियर है ये बात। अब बच्चों, अगर हम लोग ई थीटा निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपने को इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ना होगा, है ना, सच दैट कि हम लोग आर चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली थीटा को चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग मान लीजिए डी थीटा एंगल से घूमे, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये लेंथ जो है PP2 वो कितनी आ जाएगी, वो आर डी थीटा आ जाएगी। तो आर डी थीटा ट्रैवल करने पे पोटेंशियल में कितने की कमी आई, वो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ई थीटा को हम लोग लिख सकते हैं -dv अपॉन कितना ट्रैवल किया हमने, तो आर डी थीटा ट्रैवल किया। पर इसे और बेटर तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि आर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 अपॉन आर डेल वी बाय एंड डेल थीटा। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पोटेंशियल क्या था, तो वो था KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर को तो अपने को नहीं छेड़ना है, वो तो कांस्टेंट मानना है। तो ई थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, -1 अपॉन आर तो एज इट इज है, KP अपॉन आर स्क्वायर ये भी आ जाएगा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -sin थीटा। तो यहां से अपने पास ई थीटा कितना आ गया, तो ये आ गया KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ER तो आ ही गया था और ई थीटा भी आ गया कितना, KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब। और इस तरीके से हम लोग E निकाल सकते हैं और वो कितना हो जाएगा, √ऑफ ER का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, जो कि हमें पता है कि कितने के बराबर आएगा, तो वो आएगा KP अपॉन आर क्यूब √ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है बात। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता था। इसके अलावा बच्चों, आपको मैं एक छोटी सी चीज और रिवाइज करा दूं कि 2 स्पेशल केसेस होते थे इसमें, है ना। तो एक होता था कौन सा केस, जब ये डाइपोल है और पॉइंट P यहां पर हो जाए, तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। क्लियर है। तो उस केस में जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिर्फ ER आएगा, और ER कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2KP अपॉन आर क्यूब। तो पॉइंट P की ऐसी लोकेशन को कहते हैं हम लोग एंड ऑन पोजीशन। क्लियर है बात। इसी तरीके से दूसरा केस कौन सा आ जाता था, दूसरा केस आ जाता था इस तरीके से, अगर डाइपोल है तो पॉइंट P यहां पर होता था, तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड एंटी पैरेलल आती थी। क्लियर है। और ये जो पोजीशन है इस पॉइंट P की, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर है बात। तो इस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि थीटा कितना आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा देखिए बच्चों 90 डिग्री। क्लियर है। और थीटा के 90 डिग्री आ जाने से ER तो 0 हो गया, लेकिन जो ई थीटा है वो कितना आ गया, तो वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आ गया KP अपॉन आर क्यूब। लेकिन डायरेक्शन इसकी कैसी होती है, एंटी पैरेलल। ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो उसमें सबसे पहला केस हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग लीनियर चार्ज का, जिसमें लैम्डा दिया हुआ है अपने को चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस केस में बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो कैसी आने वाली है, सिलेंड्रिकल आने वाली है। क्लियर है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर V1 माइनस V2 भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, dV इक्वल टू लिखना होगा माइनस E.dr। क्लियर है। जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dV बराबर माइनस E.dr में, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड और dr दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम लोग E की वैल्यू क्या रख दें, E की वैल्यू रख दें 2K लैम्डा अपॉन R। ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा अपने पास, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2K लैम्डा बाय R dr। ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, R इक्वल टू A पर पोटेंशियल को V1 बोल देते हैं, और R इक्वल टू B पर पोटेंशियल को V2 बोल देते हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां से अपना जवाब क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B अपॉन A।
ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्या निकाला, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज की। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जो कि स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसके राइट में हम लोग समझ पा रहे हैं फील्ड राइट की तरफ आएगी और उसके लेफ्ट में फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगी। क्लियर है ये बात? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, तो वो फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो इस वजह से इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी आएंगी, दे विल बी पैरेलल टू द शीट एंड ऑल्सो इक्वली स्पेस्ड लाइंस। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह पा रहे हैं, जैसे ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है जिनके बीच में दूरी d है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, v1 माइनस v2 देखना चाहें, तो वो कितना आ जाएगा, सिंपली E इंटू डी आ जाएगा, क्योंकि इस बार फील्ड जो है वो तो यूनिफॉर्म है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर इक्वली स्पेस्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि v1 और v2 के बीच में हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी का है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि अगर एक अपने को एक तीसरी सरफेस चाहिए ना, अगर अपने को एक तीसरी सरफेस चाहिए सच दैट कि v1 और v2 में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस v2 और v3 में रहे, तो उस केस में क्या होना पड़ेगा, यहां पर की डिस्टेंस फिर से कितनी होनी पड़ेगी, d होनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब इस टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, पहले वाले अगर डायग्राम को हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 30 डिग्री बनाती हुई है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली चीज जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है फील्ड, और दूसरी चीज क्या जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता चला जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन दोनों बातों को सोचते हुए मैंने यहाँ पर इस तरीके से फील्ड लाइन ड्रॉ करी है ना। फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर भी है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर ट्रायंगल ए, फिर ये वाला पॉइंट को बी कह देते हैं, बी, और ये वाले पॉइंट को सी कह देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रायंगल एबीसी को देखिए। तो इस ट्रायंगल एबीसी में हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो तो एसी के अलॉन्ग है। क्लियर है ये बात? और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं बच्चों कि चूंकि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हम लोग कितना कह सकते हैं, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो AC है वो कितना हो जाएगा, तो AC हो जाएगा बच्चों 10 का cos ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है बात? जो कि कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो यहां पर शो करी गई है ना, उनके बीच में कितने का गैप है, 5 सेंटीमीटर का गैप है। और साथ ही साथ यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक 10 वोल्ट पे है, अगली 20 वोल्ट पे, अगली 30 वोल्ट पे, अगली 40 वोल्ट पे है। मतलब हर सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10 वोल्ट का आ रहा है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर 5 सेंटीमीटर के गैप पे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 10 वोल्ट का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बच्चों, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि फील्ड को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, फील्ड के अलॉन्ग जितना हम लोग ट्रैवल करें दैट इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 मीटर हो जाएगा ऐसा यूनिट में। क्लियर है? दिस विल बी इक्वल टू कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो 10 वोल्ट का आ रहा है। क्लियर है? तो यहां से देखिए कि E की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो E की वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं कि 1000/5, मतलब कि यहां से जो E है वो अपना आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर, है ना। सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है, तो यहाँ पर फील्ड भी अपनी वोल्ट पर मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग को इंटीग्रेट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर हम लोग समझ पा रहे थे कि फील्ड जो है वो बिल्कुल क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ऑलराइट, अब चलिए बच्चों आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाफ सर्कल के फॉर्म में शो किया गया है अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर जाने पर पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट। 20 सेंटीमीटर दूर जाने पर पोटेंशियल है 30 वोल्ट, और 30 सेंटीमीटर दूर जाने पर पोटेंशियल कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। ठीक है,
तो यहां पर हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल और रेडियल डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है ना। और वो कितने के बराबर आ रहा है, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए। जैसे कि पोटेंशियल हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर कितना है, 60 वोल्ट है। क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 सेंटीमीटर से, दैट इज 10/100 से। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है, तो ये 6 आ जा रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या रिलेशन हासिल कर पा रहे हैं कि VR इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया बच्चों, V इज इक्वल टू आ गया 6/R के बराबर। क्लियर है। और साथ ही साथ हम लोग यहां पर ये भी समझ पा रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो वो रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि तभी तो फील्ड और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। और साथ ही साथ रेडियली आउटवर्ड ही क्यों, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं पोटेंशियल कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहां पर सिंपली बोल सकते हैं कि E जो है वो क्या हो जाएगा, -dV/dr हो जाएगा, क्योंकि अपने को वो डायरेक्शन मिल गई जिस डायरेक्शन में फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेट अवे हम लोग कितना बोल देंगे, यहां पर आ जाएगा -6 और 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r²। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो कितनी आ गई, तो वो आ गई 6/r² वोल्ट पर मीटर जैसी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडोव। द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ अ मोमेंट p vector is placed in the external uniform electric field whose strength equals E0 with p vector parallel to E0 vector. In this case, one of the equipotential surfaces enclosing the dipole forms a sphere. Find the radius of this sphere. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग सवाल में क्या देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P है। ठीक है, और वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू कितनी है, E0 है, उसमें रखा हुआ है। अब यहां पर जैसा कि सवाल में लिखा है कि P वेक्टर पैरेलल टू E0 वेक्टर है, तो वैसा ही हम लोगों ने यहां पर शो कर रखा है ना, कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके पैरेलल हमने डाइपोल को शो कर रखा है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है जो कि एनक्लोज कर रही है डाइपोल को सच दैट की एक स्फेयर फॉर्म हो रहा है। अपने से इसी स्फेयर की रेडियस पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाएं तो वहां पर एक कंडीशन जो है वो क्या है कि जो फील्ड है वो टेंजेंशियल नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर टेंजेंशियल होगी तो इस पर्टिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन को वायलेट कर देगा। तो जैसे इस लोकेशन पर मैं गया सच दैट की एंगल थीटा है, तो यहां पर एक फील्ड तो एक्सटर्नल है, E0 है। ठीक है, उसके अलावा डाइपोल की वजह से एक फील्ड आ जाएगी इस तरीके से रेडियल, जिसे मैं ER कह दे रहा हूं, और एक फील्ड इस तरीके से टेंजेंशियल आ जाएगी जिसको मैं E थीटा कह रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो E0 का ये कंपोनेंट है, अब जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E0 का साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि E0 का जो साइन थीटा है उसे E थीटा को क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देना चाहिए। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि E0 साइन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, E थीटा। अब E थीटा हम लोग जानते हैं, है ना, E थीटा हम लोग जानते हैं कि वो कितना होता है, तो वो होता है KP साइन थीटा अपॉन R3। क्लियर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कैपिटल R है तो ये R3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, KP साइन थीटा अपॉन R3 इज इक्वल टू E0 साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहां से अपने पास R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो R3 की वैल्यू देखिए आ जा रही है KP अपॉन E0 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो R की वैल्यू जो है ना, वो हमारे पास आ जाएगी KP अपॉन E0 की पावर 1/3। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।